हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 28 जुलाई और 29 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इस वीडियो में कुछ पुराने प्रश्नों को भी लिया गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उसे इसीलिए उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत और दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ साउथ अफ्रीका कस्टम यूनियन ने हाल ही में अधिमान्य व्यापार समझौते के लिए पहल को पुनर्जीवित किया है। साउथ अफ्रीका कस्टम यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन का मुख्यालय स्थित है जो नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक, वहाँ पे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विंडहॉक नामीबिया की राजधानी है। क्या है ये साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन? देखिए, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें जो साउथ के देश हैं, बोट्सवाना, लेसोथो, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और स्वाजीलैंड, ये 5 देशों का एक यूनियन है। और ये पांचों देश जब आपस में व्यापार करते हैं तो कोई भी कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क नहीं लगाते हैं। यानी कि एक देश से दूसरे देश में कोई व्यापार हो रहा है इन्हीं पांचों देशों के बीच, बोट्सवाना, लेसोथो, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और स्वाजीलैंड के बीच, तो कोई सीमा शुल्क इन पांचों देशों को आपस में व्यापार के लिए नहीं देना होता है। और दूसरा रूल ये है कि इसका साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन का, कि अगर कोई दूसरा देश इन पांचों देश के अलावा इन देशों में आके जो है कुछ ट्रेड करता है, कुछ व्यापार करता है, तो उसे एक निश्चित सीमा शुल्क देना पड़ता है। और वो जो निश्चित सीमा शुल्क होती है वो पांचों देशों के लिए सेम होता है। और ये पांचों देश मिल के डिसाइड करते हैं कि इस देश से कितना सीमा शुल्क हमें लेना है। तो इसी में भारत और दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क के बीच एक समझौता हुआ जिसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं, यानी कि अधिमान्य व्यापार समझौता। और क्वेश्चन था कि अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर विंडहॉक में है। विंडहॉक नामीबिया की राजधानी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी ग्रामोद्योग आयोग ने किस शहर में अपना पहला फुटवेयर परीक्षण केंद्र शुरू किया है? खादी ग्रामोद्योग यानी कि KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इसने नई दिल्ली में फुटवेयर परीक्षण केंद्र शुरू किया है। जो चमड़े के कारीगर हैं, जो लेदर के व्यापारी हैं, उनको ये परीक्षण दिया जाएगा KVIC के द्वारा कि कैसे अधिक से अधिक, मतलब कि नए समय के जूतों को बनाएं, लेदर के और भी आर्टिकल, बेल्ट, बैग, ये सब कैसे बनाए जाएं। इसी के लिए KVIC ने एक परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है नई दिल्ली में। और जो KVIC है ये MSME मंत्रालय के अधीन आता है। और हमारे MSME मिनिस्टर कौन हैं? ये हैं नितिन गडकरी। और अगर MSME के स्टेट मिनिस्टर की बात की जाए तो ये हैं प्रताप चंद्र सारंगी। अभी पिछले वर्ष KVIC ने ही टेराकोटा ग्राइंडर लगाया था शिवपुरी वाराणसी में। क्या है ये टेराकोटा ग्राइंडर? जो मिट्टी के खिलौने होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, जब वो टूट जाते हैं तो इस टेराकोटा ग्राइंडर में उस पकी मिट्टी होती है वो, तो उसे इसमें पीस दिया जाता है और फिर से उसका इस्तेमाल करके कोई नया टेराकोटा मतलब कि मिट्टी के बने जो भी खिलौने हों या फिर बर्तन हों, वो सब टेराकोटा के अंदर आते हैं। तो अगर ये टूट गए हैं तो टेराकोटा ग्राइंडर में इसको पीसा जाता है और फिर से उसका मिट्टी का कोई ना कोई बर्तन या खिलौना बना दिया जाता है। यही टेराकोटा ग्राइंडर होता है। और पिछले वर्ष KVIC ने वाराणसी शिवपुरी में पूरे भारत का पहला टेराकोटा ग्राइंडर को स्थापित किया था। तो अभी खादी ग्रामोद्योग आयोग ने जो पहला फुटवेयर परीक्षण केंद्र शुरू किया है ये दिल्ली में शुरू किया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिसंघ इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कमीशन के ग्लोबल राइट इंडेक्स के अनुसार वैश्विक अधिकार सूचकांक 2020
के अनुसार ये 7वां संस्करण था इसका। कामकाजी लोगों के लिए भारत 10 सबसे खराब देशों में एक है। ITUC इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कमीशन का जो ये है मुख्यालय, ये कहाँ पे स्थित है? ये मुख्यालय स्थित है ब्रसेल्स में। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कमीशन के ग्लोबल राइट इंडेक्स के अनुसार 2020, ये अभी जो इन्होंने इंडेक्स निकाला ये 2020 में निकाला और ये 7वां संस्करण था। इसमें भारत में काम करने वाले लोगों को जो हैं उनके अधिकार की कोई गारंटी नहीं है, मतलब उनका जो राइट है उसके लिए कोई भी संस्था कोई गारंटी नहीं लेता है। इनको अपने काम के बदले उचित सम्मान नहीं प्रदान किया जाता है। यही सब चीज़ों को देखते हुए भारत कामकाजी लोगों के लिए पूरे विश्व में 10 सबसे खराब देशों में से एक है, ऐसा इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कमीशन के वैश्विक अधिकार सूचकांक 2020 में बताया गया है। इस इंडेक्स में कुल 144 देश शामिल थे और जो वर्स्ट 10 कंट्री हैं, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 10 देश हैं, उनमें बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, कजाकिस्तान, फिलीपींस, तुर्की और जाम्बिया के अलावा जो 3 नए देश इस वर्ष शामिल हुए हैं वर्स्ट 10 की सूची में, ये हैं इजिप्ट, होंडुरस और इंडिया। ये इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कमीशन नहीं है, ये इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ITUC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। भारत में जो कामकाजी लोग हैं उनका अधिकार, उनके राइट और उनके सम्मान में भारत काफ़ी पीछे है। ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छी बात नहीं मानी जा सकती है। हमारी रैंक वर्स्ट 10 देशों में गिने जाते हैं हम, जो है अगर कामकाजी लोगों के लिए बात की जाए कि भारत में कैसा है, जो काम करते हैं भारत में लोग, उनके प्रति भारत का व्यवहार, उनके जो अधिकार हैं, उनका सम्मान भारत में कैसा है, तो इस सूची में हम वर्स्ट 10 में हैं, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 10 देशों में हैं। और ITUC इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने झेलम नदी पर 720 मेगावाट आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए पाकिस्तान के साथ EPC समझौते पर हस्ताक्षर किया है? क्या है EPC समझौता? इंजीनियर प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जो इंजीनियरिंग का काम होगा और जो जो कंस्ट्रक्शन होगा उसके जो कॉन्ट्रैक्ट का काम होगा, ये दोनों ही काम कौन करेगा? ये काम करेगा रूस और पाकिस्तान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो भारत का हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, उसे POK बोलते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक ज़िला है जिसे सुद्दोती ज़िला बोलते हैं। यहाँ की झेलम नदी पर ही पाकिस्तान ये परियोजना बनाने जा रहा है और इसमें पाकिस्तान की मदद करेगा चाइना। ये कहाँ पे बन रही है ये परियोजना? सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इस प्रश्न की है कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के सुद्दोती ज़िले में जो झेलम नदी है उसी पर ये परियोजना बनाने जा रहा है पाकिस्तान। अभी हाल ही में POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो फोरकास्ट होता है, वेदर फोरकास्ट होता है, इसकी रिपोर्टिंग भारत ने भी शुरू की है, क्योंकि वो हमारे भारत का हिस्सा है, उस पर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। इसी वजह से अब हमने उसकी रिपोर्टिंग शुरू की है। हम ये बताना चाह रहे हैं पूरे विश्व समुदाय को कि POK हमारा ही हिस्सा है जिस पे गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है। और अब POK के सुद्दोती ज़िले में जो झेलम नदी है वहाँ पे 7000 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना बनाने के लिए चाइना जो है साथ दे रहा है पाकिस्तान का। चाइना की राजधानी बीजिंग है और करेंसी युआन है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये शी जिनपिंग हैं। अभी चाइना और भारत के बीच संबंध खासे खराब चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम से घर घर राशन वितरण योजना को मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी है दिल्ली यूनियन टेरिटरी
यानी कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने। देखिए, भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं प्रेजेंट टाइम में। पिछले वर्ष जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस लेके जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। उस समय तक भारत में कुल 29 स्टेट थे। फिर इसके बाद 28 स्टेट हुए और एक यूनियन टेरिटरी बढ़ गया, कुल 9 यूनियन टेरिटरी हो गए। जो 9 यूनियन टेरिटरी हैं, इसमें से 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो विथ लेजिस्लेटिव हैं, यानी कि इनके पास खुद के मुख्यमंत्री हैं। और सारी यूनियन टेरिटरी कैसी हैं, इनके पास मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, इनके पास केंद्र द्वारा भेजे गए गवर्नर ही वहाँ का हाईएस्ट पद होता है। जो 9 यूनियन टेरिटरी हैं वो हैं अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडिचेरी। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी, ये तीनों में अपने खुद के मुख्यमंत्री भी होते हैं। और बाकी जो मैंने नाम बताए, मतलब कि 3 दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी में क्या होता है, पुदुचेरी में, ये तीनों जगहों पे मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन जो 6 बच रहे हैं, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडिचेरी, यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। यहाँ पे गवर्नर भेजे जाते हैं जिनको लेफ्टिनेंट्स गवर्नर बोलते हैं। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें भी बोलते हैं जो कि जहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ के गवर्नर को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ही बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा जो कामकाज होता है उसमें मुख्यमंत्री का भी हस्तक्षेप होता है। जबकि जो वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है और यूनियन टेरिटरी है, वहाँ का सर्वा कौन होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होता है। वही पूरे शासन की देखरेख करता है। और कुछ इसी तरीके की योजना जो है मिड डे मील राशन योजना के नाम से मध्य प्रदेश सरकार ने भी चलाई थी। चूँकि लॉकडाउन की वजह से जो बच्चों को मिड डे भोजन मिलता था स्कूलों में वो बंद चल रहा था, तो उनके हिस्से का राशन उनके घरों तक पहुंचा रही है मध्य प्रदेश सरकार। और मध्य प्रदेश सरकार मिड डे मील राशन को घरों तक पहुंचाने वाली पूरे देश की पहली सरकार है। और अब दिल्ली ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना चलाई है, जिसमें घर घर पे जाके राशन को दे रही है। दिल्ली सरकार ने ये योजना चलाई है ताकि लोग घरों से बाहर बिना मतलब का ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने खाता धारकों को टर्म इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, चिल्ड्रंस प्लान स्कीम के लिए LIC के उत्पादों की पेशकश करेगा। यही है ये समझौता यूनियन बैंक और LIC के बीच। जो LIC है इसके MD बिपिन आनंद हैं, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है और इसके हेड श्री केवल हांडा हैं। और यूनियन बैंक में अभी आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ है हाल ही में। 1 अप्रैल 2020 में यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमपे ने भारत के पहले नंबरलेस कार्ड फैम कार्ड को लॉन्च किया है। ये किस बैंक की साझेदारी, मतलब किस बैंक के साथ साझेदारी में फैमपे ने नंबरलेस कार्ड को लॉन्च किया। फैमपे ने जो नंबरलेस कार्ड को लॉन्च किया है इसमें साझेदारी है IDFC फर्स्ट बैंक की। फैमपे ने इसको NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से इस कार्ड को बनाया है। यह कार्ड व्यापारियों के रुपए भुगतान नेटवर्क में स्वीकार किया जाएगा। यह कार्ड टीनेजर्स द्वारा हैसल फ्री तरीके से लेन देन करने में टीनेजर्स को सक्षम बनाएगा। क्या है कि इस कार्ड को डायरेक्ट टीनेजर्स के पेरेंट से, इसमें नंबर नहीं है कोई, और इस कार्ड को डायरेक्ट टीनेजर के पेरेंट से कनेक्ट किया जा सकता है और पेरेंट द्वारा अनुमति देने के बाद ये कार्ड अकेले टीनेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फैमपे है इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कुश तनेजा और शंभो जैन इसके फाउंडर हैं। और NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है, जिसने नंबरलेस कार्ड बनाने में फैमपे की मदद की है, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन विश्व मोहन महापात्रा हैं। तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। नंबरलेस कार्ड जो बनाया है फैमपे ने, इसमें IDFC
की साझेदारी के साथ ये लॉन्च किया है, यानी IDFC इस जो है नंबरलेस कार्ड को लॉन्च कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय PSU ने मलेरिया नियंत्रण के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मैट्रिक टन DDT 75% WP की आपूर्ति की है? ये आपूर्ति की है HIL ने। HIL क्या है? हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड। और WP क्या है? देखिए 75% वेटेज पाउडर, यानी कि DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोईथेन है। ये इंसेक्टिसाइड का काम करता है। ये जो मच्छर होते हैं उनको मार सकता है, जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनको मार सकता है। इसको HIL ने ईरान, जब टिड्डी दल का हमला हो रहा था ईरान के ऊपर, तो HIL ने 25 मैट्रिक टन मैलेथियान भेजा था, जो है मैलेथियान, सॉरी DDT नहीं भेजा गया था उस टाइम। DDT को जो HIL ने भेजा है ये जिम्बाब्वे, जाम्बिया, इन दोनों देशों में आगे ये भेजेगा। और ईरान को इसने 25 मैट्रिक टन मैलेथियान भेजा था। अभी क्या है कि मलेरिया के नियंत्रण के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मैट्रिक टन DDT 75% वेटेज पाउडर की आपूर्ति भी HIL करेगा। भारत सरकार जो है एक लक्ष्य रखा है अपने लिए कि भारत को 2030 तक मलेरिया फ्री करना है। ये भारत सरकार का लक्ष्य है। जो HIL है, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, इसके चेयरमैन SP मोहंती हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और ये अभी आगे जिम्बाब्वे और जाम्बिया को भी DDT की आपूर्ति करेगा। उसकी तैयारी HIL पूरी तरीके से कर रहा है कि हम इतनी DDT और जिम्बाब्वे और जाम्बिया को भेजेंगे। DDT का फुल फॉर्म कभी कभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। ये है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोईथेन। और साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है, केपटाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमफोंटेन। केपटाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोमफोंटेन इसकी जुडिशियल कैपिटल है। और साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं ये सिरिल रामाफोसा हैं। तो HIL कर रहा है साउथ अफ्रीका को 20.6 मैट्रिक टन DDT मलेरिया नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवा इकाई की स्थापना के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपातकालीन चिकित्सा सेवा इकाई के लिए भारत ने जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये किया है जो है मालदीव के साथ। और मालदीव की राजधानी माले है। इसी राजधानी में भारत सरकार जो है जो मालदीव की राजधानी माले है, वहीं पे एटोला धाराबंधु अस्पताल में वो चिकित्सा इकाई को क्या करेगा, वहाँ पे स्थापित करेगा। आपातकालीन चिकित्सा इकाई को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत $8.5 मिलियन होगी, जिसमें से भारत $7.5 मिलियन भारत की तरफ से दिया जाएगा। और इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है वहाँ मालदीव के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए भी भारत ने मालदीव को $150 मिलियन रुपए दिए थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की जो स्वयंसेवी महिला हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, उनकी सहायता के लिए अमूल यानी कि आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड, जो कि गुजरात की दूध बनाने की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने आनंद मिल्क यूनिट यानी कि अमूल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत अमूल आंध्र प्रदेश की महिलाएं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनका समर्थन करेंगी, मतलब उनका समर्थन करेगा अमूल। जो आंध्र प्रदेश की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, अमूल उनका समर्थन करेगा। कैसे? उनको डेयरी फार्मिंग के लिए लेटेस्ट टेक्निक सिखाएगा, साथ ही साथ मार्केटिंग के गुण के लिए भी अमूल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की आंध्र प्रदेश की महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षित करेगा। और इसी तरीके से उनको अपने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं आंध्र प्रदेश की, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद करेगा आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड। आंध्र प्रदेश जो है पूरे इंडिया में चौथे स्थान पर है मिल्क प्रोडक्शन में।
और इसीलिए अमूल के साथ समझौता करके अपने दूध का भी उचित दाम प्राप्त करेगा आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश के जो सीएम चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो जगन मोहन रेड्डी हैं। राजधानी आंध्र प्रदेश की अमरावती है। और आंध्र प्रदेश सरकार पूरे देश की पहली ऐसी सरकार है। अपना आंध्र प्रदेश के जो गवर्नमेंट है उसने पूरे देश में पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच भी लॉन्च किया है। और जो जगन मोहन रेड्डी हैं, इन्होंने YSR कापू नाम से कापू समुदाय जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ की महिलाओं के लिए स्कीम को चलाया है ताकि कापू समूह की जो महिलाएं हैं उनको भी आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस स्कीम का नाम है YSR कापू। ये कापू समुदाय की महिलाएं, कापू समुदाय वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्ड है, काफ़ी दबे कुचले लोग हैं यहाँ के, तो इनके उत्थान के लिए ही YSR कापू नाम से स्कीम को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये पंजाब सरकार ने पंजाब की जो यूथ जनरेशन है उसके अंदर कौशल निर्माण के लिए, उनको स्किलफुल बनाने के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। IIT रोपड़ पंजाब में ही स्थित है। IIT रोपड़ ने ही वार्ड बॉट नाम से एक जो है रोबोट बनाया है जो कि वार्ड में जाके जो मरीज कोविड-19 के वार्ड में एडमिट हैं उनको दवा देने का काम, उनको भोजन पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ये वार्ड बॉट जो है, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको काफ़ी हद तक बचाता है कोविड-19 के पेशेंट के डायरेक्ट टच में आने से। जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SBI का जो एक विंग है जनरल इंश्योरेंस, इसके CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है प्रकाश चंद्र कंडपाल को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है अश्विनी कुमार तिवारी को। ये भी कल के क्वेश्चन में मैंने कराया था, तो दोनों को कर देने से क्या होगा कि याद करने में आपको आसानी होगी और रिवीजन भी हो जाएगा। प्रकाश चंद्र कंडपाल SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO, और SBI कार्ड के MD CEO अश्विनी कुमार तिवारी हैं। और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के MD बनाए गए हैं PR जयशंकर। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड यानी कि UTI म्यूचुअल फंड के CEO हैं इम्तियाजुर रहमान। तो मैंने 4 बताए। देखिए, प्रकाश चंद्र कंडपाल SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO, अश्विनी कुमार तिवारी SBI कार्ड के MD और CEO, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के MD PR जयशंकर, UTI म्यूचुअल फंड के CEO इम्तियाजुर रहमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित दबे को किस PSU के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सुमित दबे को नियुक्त किया गया है NMDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में। क्या है ये NFDC? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं जो है सुमित दबे। ये लेंगे स्थान N बैजेंद्र कुमार की जगह अब नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD बन रहे हैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सुमित दबे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी नादर मल्होत्रा किस कंपनी की चेयरपर्सन बनी? पहली महिला जो भारतीय IT फर्म में सूचीबद्ध है। देखिए, ये रोशनी नादर मल्होत्रा ये बनी है HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन। भारत की ये सबसे धनी महिला हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे धनी महिला हैं। इन्होंने अपने पिता शिव नादर जो HCL के संस्थापक हैं उनसे HCL टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके पहले जो HCL टेक्नोलॉजी है इसके अध्यक्ष थे जो रोशनी नादर मल्होत्रा हैं, इन्हीं के पिता। और HCL टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। अभी हाल ही में एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति है, NTPC के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है रमेश बाबू को।
तो रोशनी नादर मल्होत्रा ये पूरे भारत की सबसे अमीर महिला है, सबसे धनी महिला है। ये चेयरपर्सन बनी है HCL टेक्नोलॉजी की। इसके पहले इनके पिताजी ही HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष पद के रूप में नियुक्त किया गया है संजीव बजाज को। संजीव बजाज अपने पिता राहुल बजाज का स्थान लेंगे। बजाज फाइनेंस सर्विस जो है इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट? सी, संजीव बजाज अपने पिता राहुल बजाज के स्थान पे बजाज फाइनेंस के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद से वानिकी में उत्कृष्ट शोध के लिए 2019 का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है कन्नन CS वॉरियर को। कन्नन CS वॉरियर ने क्या किया? कन्नन CS वॉरियर ने कैसूरीना एक प्लांट होता है, इसके 3 उत्पादकों का क्लोन बनाने में जो है सफलता हासिल की। अब क्या मदद मिलेगी इससे? देखिए कैसूराइना आपने देखा होगा कि पहाड़ों पे बहुत पतले पतले पत्ते होते हैं, उसी तरीके का ये होता है कैसूराइना। अब इसकी मदद से केरल के जो तट हैं, समुद्री तट हैं, उनके कटाव को रोकने के लिए इसको समाधान के रूप में देखा जा रहा है कि वहाँ पे कैसूराइना के पेड़ को लगा के हम जो समुद्री कटाव होता है, ज़मीनों का, मिट्टी का जो कटाव होता है, समुद्र मिट्टी को बहा के ले जाती है, उसको रोकने में इसके समाधान के रूप में जो है देखा जा रहा है कि कैसूराइना के ये जो तीनों क्लोन हैं इसमें मदद करेंगे। और इसी वजह से कन्नन CS वॉरियर को भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद से वानिकी में उत्कृष्ट शोध के लिए 2019 का पुरस्कार मिला है। जो हैं ये कन्नन CS वॉरियर, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक हैं। और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च यानी कि भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, ये स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद से वानिकी में उत्कृष्ट शोध के लिए जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है ये कन्नन CS वॉरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताएं जो मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता बन गया। देखिए इसी वर्ष पहली बार गुलबेंकियन पुरस्कार दिया गया और ये दिया गया है ग्रेटा थुनबर्ग को। कौन है ग्रेटा थुनबर्ग? ग्रेटा थुनबर्ग एक 17 वर्ष की आयु की एक बच्ची है, एक टीनेजर्स है जो कि स्वीडन की है। और ये 17 वर्ष की आयु में ही बहुत ही फेमस हो गई क्योंकि ये इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है। इन्वायरमेंट के लिए इसने बहुत सारे कार्य किए हैं। 2018 के यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में भी इसने वहाँ पे भाषण दिया था, वहाँ पे एड्रेस किया था लोगों को। और जो 2019 का यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिति थी उसको भी इसने अटेंड किया था। और 2019 के यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिति में तो इसने पूरे विश्व में अपनी जो इसकी बोलने की शैली थी उससे तहलका मचा दिया। उसने उस दौरान दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर थे वो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिति में बैठे हुए थे, उनके सामने ही उसने कहा हाउ डेयर यू, इस शब्द का इस्तेमाल किया कि तुम कैसे जो है ये डेयर करते हो, कैसे ये साहस करते हो कि हमारे इन्वायरमेंट को तुम नष्ट कर रहे हो। उसने सारे नेताओं के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाया था पूरे विश्व के। और इस शब्द का इस्तेमाल करके हाउ डेयर यू उसने पूरे विश्व समुदाय के नेताओं को चौंका दिया था। इतनी सी कम उम्र में भी उसने वो सारे काम करने बंद कर दिए हैं जिससे कि कार्बन का उत्सर्जन होता है और इन्वायरमेंट को कार्बन नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए यहाँ तक कि वो अब फ्लाइट का भी इस्तेमाल नहीं करती है। वो एक देश से दूसरे देश जाने के लिए वो शिप का इस्तेमाल करती है। वो समुद्र के रास्ते एक देश से दूसरे देश की यात्रा करती है और वो भी कौन से समुद्र का इस्तेमाल करती है जिसमें सोलर पैनल से वो समुद्र चलता हो, यानी कि उसमें भी डीजल या पेट्रोल जैसे ईंधन ना पड़ते हों जिससे कि कार्बन का उत्सर्जन होता हो। और गुलबेकियंस फाउंडेशन जो पहला पुरस्कार ये दिया है उसने ग्रेटा थुनबर्ग को ही ये पुरस्कार दिया है। गुलबेकियन फाउंडेशन का हेडक्वार्टर लिस्बन पुर्तगाल में स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का नाम बताएं जिसका परीक्षण DRDO द्वारा उड़ीसा के बालासोर में
फास्टेस्ट रेंज में किया गया। इसका नाम है ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र जो है ये 500 मीटर से 7 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करके दुश्मनों के टैंक को नष्ट करने में सक्षम है और इसे बनाया है डीआरडीओ ने। इसका परीक्षण किया गया उड़ीसा के बालासोर तट पर। डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं ये जी सतीश रेड्डी हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पाकिस्तान ने भी अभी उत्तरी अरब सागर में एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उत्तरी अरब सागर में पाकिस्तान ने भी एंटी शिप मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ध्रुवास्त्र। डीआरडीओ की किस लैब ने भारत नामक विश्व का सबसे फुर्तीला और सबसे हल्का निगरानी करने वाले ड्रोन को विकसित किया है? इस ड्रोन को विकसित किया है टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ ने। ये डीआरडीओ की ही लैब है। भारतीय सेना को दुनिया का सबसे फुर्तीला और सबसे हल्का ड्रोन भारत नाम से भारत चीन सीमा पर तैनात करने के लिए डीआरडीओ की लैब टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। इसकी खास बात यह है इस ड्रोन की कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से लैस है। यह दुश्मन और दोस्त की पहचान करने में भी सक्षम है क्योंकि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। अत्यधिक खराब मौसम में भी यह कार्य करने में सक्षम है। तो यह भारत और चीन सीमा पर तैनात कर दिया जाएगा और इसे बनाया है डीआरडीओ की लैब टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार के लिए 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MGTD-20 गैस टरबाइन इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया? ये देश है रूस। रूस ने पहली बार 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MGTD-20 गैस टरबाइन इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया। रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mi-8 AMTSHVN किस देश का हमला परिवहन हेलीकॉप्टर है? ये हेलीकॉप्टर भी रूस का है। ये हालांकि अभी ये बन के तैयार है लेकिन इसका परीक्षण का दौर से इसे गुजरना अभी बाकी है। इसका परीक्षण होना अभी बाकी है। इसका जो पहले दौर का परीक्षण होगा ये नवंबर 2020 में होगा। ये हमला करने वाला हेलीकॉप्टर भी किस देश का है? ये भी रूस का हेलीकॉप्टर है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? देखिए ये मार्च का क्वेश्चन है। 20 मार्च को, प्रत्येक 20 मार्च को ओरल हेल्थ डे मनाते हैं। इससे क्या है कि गुड ओरल हेल्थ को पूरे विश्व में प्रमोट करने के उद्देश्य से विश्व मौखिक दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ आवर 2020 को कब मनाया गया? देखिए अर्थ आवर प्रत्येक वर्ष जो मार्च का लास्ट सैटरडे होता है उस दिन मनाया जाता है। इस वर्ष मार्च का लास्ट सैटरडे 28 मार्च को था और इसी दिन वर्ल्ड आवर 2020 मनाया गया। अर्थ आवर 2020 को मनाया गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अर्थ आवर 2020 कब मनाया गया? देखिए प्रत्येक वर्ष अर्थ आवर को मनाया जाता है जो मार्च महीने का लास्ट सैटरडे होता है उस दिन, और इस वर्ष मार्च महीने का लास्ट सैटरडे 28 मार्च को था और इसी दिन अर्थ आवर 2020 को मनाया गया। अर्थ आवर मनाने की शुरुआत 2007 से ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और अब अर्थ आवर में कुल 178 देश शामिल हो चुके हैं। अर्थ आवर मनाने का उद्देश्य क्लाइमेट में हो रहे तेज़ी से बदलाव के लिए एकजुटता के साथ लोगों को जागरूक करना है ताकि क्लाइमेट में जो चेंज हो रहे हैं उसे स्टेबल किया जा सके और धरती पे एक सस्टेनेबल, एक सतत पर्यावरणीय विकास के ओर धरती को अग्रसर किया जा सके। तो इस वर्ष ये मनाया गया 28 मार्च को। प्रत्येक वर्ष ये लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रहीनता की रोकथाम के लिए किस महीने में 1 से 7 तारीख तक नेत्रहीनता सप्ताह को मनाया जाता है? देखिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जाता है जिसमें हम लोगों को नेत्रहीनता के प्रति जागरूक करते हैं, बताते हैं कि नेत्रहीनता को दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ हम लोगों को नेत्रहीनता जो होती है उसके लिए अपनी आँखों को डोनेट करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। क्या होता है कि ये आसान
कॉर्निया होती है आँख का एक पार्ट। ज़्यादातर नेत्रहीन व्यक्तियों में वही कॉर्निया खराब होती है और कॉर्निया में कोई ब्लड सप्लाई नहीं गई होती है, इसलिए कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन सबसे आसान होता है। और कॉर्निया किसी व्यक्ति के डेथ के बाद भी कई घंटों तक जो है, चूँकि उसमें कोई ब्लड सप्लाई गई नहीं रहती है पूरी लाइफ, तो इसी वजह से ये कई घंटों के बाद भी इसे निकाल के इसका इस्तेमाल दूसरे की आंखों में किया जा सकता है। और ज़्यादातर केसों में जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनकी कॉर्निया ही खराब होती है। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन से आंखों की रोशनी को वापस लाया जा सकता है मैक्सिमम केसेस में। इसीलिए सरकार 1 से 7 अप्रैल तक प्रत्येक वर्ष जो है नेत्रहीनता की रोकथाम के लिए, नेत्रहीनता के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आँखों की कॉर्निया को डोनेट करने के लिए प्रेरित करती है 1 से 7 अप्रैल तक। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई सचिवालय पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ई सचिवालय पोर्टल शुरू किया गया है हरियाणा द्वारा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मंत्रियों और जो सचिवालय है वहाँ के विभिन्न विभागों के जो सचिव होते हैं उनके साथ वर्चुअल बैठक करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ई सचिवालय पोर्टल को लॉन्च किया। क्या है कि देखिए, किसी भी प्रदेश का सचिवालय या फिर केंद्र सरकार का सचिवालय, जो भी फाइलें होती हैं विकास से संबंधित या कोई योजना से संबंधित, उन सब को सचिवालय से होके गुजरना ही होता है। और कोविड-19 की वजह से फ्रिक्वेंट जो है एक दूसरे से मिलना नहीं हो सक रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए ई सचिवालय पोर्टल को लॉन्च किया है हरियाणा की सरकार ने। जो हरियाणा है इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री इसके मनोहर लाल खट्टर हैं। दुष्यंत चौटाला ये उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम हैं हरियाणा के। जो सरकार है हरियाणा में, ये भाजपा और जेजेपी यानी कि जन नायक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जन नायक पार्टी की मिलीजुली सरकार है हरियाणा में। और मनोहर लाल खट्टर जो चीफ मिनिस्टर हैं ये भाजपा के हैं। दुष्यंत चौटाला जो जन नायक पार्टी के हैं ये डिप्टी सीएम हैं हरियाणा के। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है नागालैंड में। देखिए, मैं जितने त्यौहार पिछले 5-6 वीडियो से हैं सबको मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो। देखिए, हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है नागालैंड में। अगर हम बात करें पक्के पागा हॉर्नबिल त्यौहार की, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगर सिर्फ हॉर्नबिल है तो नागालैंड, पक्के पागा हॉर्नबिल है तो अरुणाचल प्रदेश। केर पूजा त्रिपुरा में मनाई जाती है। राजा परवा ये उड़ीसा का त्यौहार है। हरेला उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। मैं फिर से रिपीट करना हूँ, हॉर्नबिल नागालैंड में, पक्के पागा हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश में, केर पूजा त्रिपुरा में, राजा परवा उड़ीसा में, हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें बाघों की, तो पूरे विश्व में जो बाघों की संख्या है वो 4000 के अराउंड है, 4000 के आसपास है। और सबसे अच्छी बात है कि बाघों की 2/3 आबादी यानी कि 75% पॉपुलेशन बाघों की हमारे इंडिया में है। जो टाइगर की पॉपुलेशन है इंडिया में वो है 2967 टाइगर इंडिया में प्रेजेंट टाइम में हैं, जो लास्ट में बाघों की जनगणना की गई थी उसके अनुसार। जबकि 2014 में जो बाघों की जनसंख्या थी भारत में वो 1400 थी। 2014 से अभी तक लगभग दुगने से भी ज़्यादा बाघ हमने इंक्रीज़ किए हैं, क्योंकि भारत में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या भी बढ़ के 50 हो गई है। अब दुनिया के 75% बाघों का जो निवास स्थान है वो जो है भारत है। और एक जो सबसे हम बाघों का ये दिवस विश्व बाघ दिवस मनाते क्यों है क्या कि बाघों का जो हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पे बाघ रहना पसंद करते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट को इंसानों ने लगभग पूरे विश्व से 90% जो उनका रहने का स्थान था इंसानों द्वारा वो नष्ट किया जा चुका है। इसीलिए हम बाघों को फिर से उनको स्थापित किया जा सके, पूरे विश्व में उनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके, इसीलिए 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 50। भारत में टोटल बाघों की संख्या क्या है? 2967, 2967। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बाघ किस स्टेट में है भारत के, तो ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 526 टाइगर हैं और मध्य प्रदेश से 2 टाइगर कम यानी कि 524 टाइगर कर्नाटक में स्थित हैं और उत्तराखंड में कुल स्थित हैं 442 टाइगर, 442 बाघ, और महाराष्ट्र में 190 बाघ हैं। तो स्टेट वाइज में मध्य प्रदेश बाघों की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे है कर्नाटक और तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड। बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करेंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।